नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट का सरकार से सवाल, पीजीटी परीक्षा में आंसर की जबलिंग क्यों की गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आंसर की जबलिंग करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से पूछा कि परीक्षा के आंसर की जबलिंग क्यों की गई। अदालत ने अभ्यर्थियों के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से दोनों प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद तिथि निर्धारित करने को कहा गया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि जेएसएससी ने सीबीटी मोड में परीक्षा ली थी। परीक्षा के बाद औपबंधिक आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति मिलने के बाद फाइनल आंसर की जारी की गई। इस पर भी कई प्रश्नों के उत्तर गलत पाए गए थे। बाद में जेएसएससी ने संशोधित फाइनल आंसर की व रिस्पॉन्स शीट जारी की, जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी और आंसर की जबलिंग कराने का विरोध किया था। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि जबलिंग के कारण अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया है। जेएसएससी द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में भारी गड़बड़ी है। बोकारो के एक सेंटर श्रेया डिजिटल पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सफल घोषित किए गए हैं, जो गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी अजय कुमार महता व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। उन्होंने आंसर की जबलिंग का विरोध किया था तथा रिजल्ट में सुधार करने की मांग की है। गिरिडीह में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 150 मवेशी से लदे 17 पिकअप वैन को किया जब्त। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीडी रोड गेडा में मवेशी तस्करों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीण के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 150 से अधिक मवेशी लदे 17 पिकअप वैन को जब्त किया। हालांकि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मवेशी लदे एक साथ 17 वाहनों के पकड़े जाने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल शनिवार को सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के गेडा लच्छी बागी से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 17 पिकअप वैन को ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर पुलिस ने जब्त कर लिया है। सभी पिकअप वैन में मवेशी लदे थे। बताया गया कि पिकअप वैन पर करीब 150 मवेशी लदे थे। हालांकि इस दौरान सभी गाड़ियों के चालक फरार हो गए। इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों से भरी गाड़ियां पकड़े जाने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल गिरिडीह पुलिस ने इन सभी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी के दौरान 2 बछड़े की मौत हो गई है। वहीं पिकअप वैन भी पलट गया है। मौके पर बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी पहुंचकर सभी पिकअप वैन को जब्त करते मवेशी को गौशाला भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार के बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकानों पर धनबाद में ईडी की छापेमारी। बिहार के बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकानों पर धनबाद में छापेमारी चल रही है। संभवतः छापेमारी की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम कर रही है। शनिवार को सुबह सुबह बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। यहां झरिया में पुंज सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। इसके अलावा बिहार के आरा के कोइलवर में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मामला बिहार के बालू कारोबार से जुड़ा है। पुंज सिंह धनबाद के बड़े बालू कारोबारी हैं। ईडी की टीम ने झरिया के हेतली बांध में मौजूद उनके घर पर छापेमारी की है, तो धैया स्थित आवास कासा क्रिस्टा में भी ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि जब ईडी की टीम यहां पहुंची तो आवास में कोई मौजूद नहीं था। पंडित जब पूजा करने पहुंचे तो उनको भी दरवाजा बंद मिला। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम की छापेमारी के बाद से धनबाद जिले में धैया स्थित पुंज सिंह के आवास के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। किसी को घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, न ही किसी को घर के बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में पिछले कई सालों से पुंज सिंह बालू का कारोबार कर रहे थे। इसी मामले में राजस्व के मामले में हुई गड़बड़ी के केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी की है। ईडी की 12 सदस्यीय टीम सुबह 6:30 बजे ही पुंज सिंह के ठिकानों पर पहुंच गई थी। उसका घर बंद है। ईडी की टीम किसी के बाहर आने का इंतजार कर रही है। पुंज सिंह के सफाई कर्मी को बार बार कॉल किया जा रहा, लेकिन फोन करने के बाद भी वह नहीं पहुंचा है। ईडी की टीम का कहना है कि अगर कोई नहीं आता तो घर को सील कर दिया जाएगा। ग्रामीण एसपी पीयूष पांडे का तबादला, ट्रैफिक एसपी को मिला अतिरिक्त प्रभार। रांची के ग्रामीण एसपी पीयूष पांडे का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अगले आदेश तक जेप 10 होटवार रांची के कमांडेंट के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को अगले आदेश तक ग्रामीण एसपी के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, टेट नियमावली को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। इसमें कुल 53 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली को मंजूरी मिल गई है। सड का नाम बदला, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य का विभाग हुआ नाम। राज्य नगर अंचल के 5 एकड़ जमीन रुंगड़ा माइंस को लीज में दी जाएगी। गोड्डा के पड़ैया हाट पथ को मंजूरी। आम चुनाव में लगे पदाधिकारी की दय प्राश्रमिक की मंजूरी। महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन को मंजूरी। उत्तम आनंद की पत्नी को मिली अनुकंपा पर नौकरी। जल जीवन मिशन के तहत 5 गांव में जमीन को मंजूरी। जेडीयू के पेंच में फंसी झारखंड की चतरा व धनबाद सीट, सरयू रॉय पर दांव लगा सकते हैं नीतीश कुमार। लोकसभा की सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड में बीजेपी ने 11 सीटों पर अपनी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक चतरा, गिरिडीह और धनबाद सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। इनमें गिरिडीह सीट तो आजसू के खाते में है। वहीं चतरा और धनबाद को लेकर चर्चा है कि यह सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में गई है। यहीं पर पेंच फंसी हुई है। गौरतलब है कि वर्तमान में इन दोनों सीट से बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारे जिसकी जीत पक्की है। हालांकि चर्चा है कि धनबाद से सरयू रॉय को टिकट देकर जेडीयू चुनावी मैदान में उतार सकती है। विधायक सरयू रॉय धनबाद सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरयू रॉय का रिश्ता काफी पुराना है। सूत्रों का कहना है कि सरयू रॉय जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। यदि बीजेपी झारखंड में जेडीयू को एक सीट देने को तैयार हो गई तो निश्चित माना जा रहा कि वह धनबाद सीट ही होगी। सूत्रों का कहना है कि झारखंड की एक सीट के बदले जेडीयू बिहार में एक सीट छोड़ने को तैयार है। जल्द शुरू होगी रांची गोरखपुर नई साप्ताहिक ट्रेन। रांची से गोरखपुर के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन जल्द शुरू होगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को पत्र लिखा है। रेलवे बोर्ड कोचिंग के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने पत्र जारी कर कहा कि ट्रेन संख्या 18,629 रांची गोरखपुर एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को चलेगी। रांची से ट्रेन शाम 5:10 में खुलेगी। यह बारास्ता झाझा दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 18,630 गोरखपुर रांची एक्सप्रेस गोरखपुर से शनिवार को दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी और बारास्ता झाझा दूसरे दिन सुबह 9:25 में रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन मुरी, बोकारो, धनबाद, चितरंजन, जसीडीह, झाझा, मोकामा, पटना, छपरा, सिवान, देवरिया होते हुए गोरखपुर जाएगी व आएगी। ट्रेन का रखरखाव हटिया में होगा। वहीं रांची रेल डिवीजन को नई साप्ताहिक ट्रेन रांची गोरखपुर मिलने पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रांची गोरखपुर नई ट्रेन चलने को लेकर पत्र लिखा था, जिसे रेल मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने राज्य की जनता से जो वादा किया था उसे वह पूरा किया। साहेबगंज के एक घर में घुसकर लाखों की लूटपाट, हथियार का भय दिखाकर घटना को दिया अंजाम। साहेबगंज में लूटपाट की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। ताजा मामला जिले के रांगा थाना क्षेत्र का है, जहां आधा दर्जन से अधिक चोरों ने शर्मापुर मोड़ निवासी अरविंद गुप्ता के घर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। घटना शुक्रवार की शाम की है, जब 8-9 की संख्या में चोर अरविंद गुप्ता के घर से नकद और जेवरात चुरा कर फरार हो गए। घटना की जानकारी रांगा थाना को दी गई। पुलिस अरविंद के घर पर पहुंचकर चोरों द्वारा छोड़े गए सुराग की तलाश कर रही है। पीड़िता अरविंद गुप्ता ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। अरविंद के मुताबिक चोर ने उसके घर से 2 लाख रुपए नगद और 4 लाख रुपए के जेवरात चुरा ले गए हैं। शाम के करीब 7 बजे चोर उनके घर लूटपाट की नीयत से पहुंचे। सभी के पास धारदार हथियार थे। चोरों ने पहले जान से मारने की धमकी दी, फिर विरोध करने पर अरविंद की पत्नी के साथ मारपीट भी की। इसके बाद सभी बारी बारी से घर में रखे अलमीरा और बक्से से जेवर और नगद लेकर फरार हो गए। इधर एसडीपीओ और रांगा थाना प्रभारी ने अरविंद को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। रांगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह और एसआई असीम कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के घर से चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। पुलिस घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों तक पहुंचने की सुराग तलाश रही है। फिक्स डिपॉजिट व म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर बैंक कर्मी ने की ठगी, केस दर्ज। बैंक में फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर बैंक कर्मी अविनाश कुमार द्वारा लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में ठगी की शिकार तमार की पुंडीदिरी निवासी महिला रूपो देवी की शिकायत पर अविनाश कुमार के खिलाफ सुखदेव थाना में केस दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार महिला ने जानकारी दी कि उसका बैंक अकाउंट रातू रोड स्थित एक्सिस बैंक में है।
बैंक के कर्मी अविनाश कुमार ने 26 अप्रैल 2021 को महिला के पति छोटेलाल मुंडा को फोन कर लोन से संबंधित बातचीत की थी। महिला को अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसलिए वे 3 लाख लोन लेने के लिए तैयार हो गए थे। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बैंक कर्मी अविनाश कुमार ने धोखे में रखकर 5 लाख रुपए का लोन निकलवा लिया, लेकिन कोरोना की वजह से महिला की बेटी की शादी की तिथि आगे बढ़ गई। इसके बाद अविनाश ने उनसे कहा कि वह 1 लाख रुपए एफडी और 1.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश कर दे रहा है। जब शिकायतकर्ता महिला को मई 2023 में पैसे की आवश्यकता पड़ी, तब वह बैंक जाकर अविनाश से मिली, लेकिन अविनाश ने महिला से कहा कि पैसा निकालने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता। जब महिला ने नवंबर 2023 में अपने मित्र के सहयोग से बैंक से स्टेटमेंट हासिल किया, तब उसे पता चला कि एफडी की राशि 1 जून 2023 को ही म्यूचुअल फंड की राशि 3 अगस्त 2021 को निकाली जा चुकी है। महिला का आरोप है कि राशि की निकासी अविनाश कुमार ने की है और अब अविनाश पिछले 3 महीनों से बैंक भी नहीं आ रहा। तब जाकर महिला को ठगी का एहसास हुआ। महिला ने घटना की जानकारी 13 मार्च 2024 को सुखदेव नगर पुलिस को दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है। झारखंड के हृदय रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। अब इस अस्पताल में मिलेगा सस्ते दर पर स्टेंट और पेसमेकर। कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती सामान्य हृदय रोगियों को भी सस्ती दर पर स्टेंट और पेसमेकर मिलेंगे। इसके लिए रिम्स प्रबंधन के अमृत फार्मेसी को निर्देश जारी किया गया है। वहीं इसको लेकर प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है। फिलहाल कार्डियोलॉजी विभाग में आयुष्मान और अन्य योजना से जुड़े लाभुक को ही सस्ती दर पर स्टेंट और पेसमेकर उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर रिम्स प्रबंधन कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों से भी आग्रह करेगी कि सामान्य मरीजों को अमृत फार्मेसी से स्टेंट और पेसमेकर मिलने की जानकारी दे। इससे मरीजों को कम खर्च लगेगा। वहीं अमृत फार्मेसी ब्रांडेड दवाएं सस्ती दर पर मरीजों को उपलब्ध करा रही है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा ने कहा कि स्टेंट और पेसमेकर सामान्य मरीजों को भी सस्ती दर पर उपलब्ध हो, इसके लिए अमृत फार्मेसी को निर्देश दिया गया है। इससे सामान्य मरीजों को राहत मिलेगी। हर विभाग को अमृत फार्मेसी से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। रिम्स में मरीजों की सुविधा के लिए जगह जगह शेड का निर्माण किया जाएगा। एक शेड मल्टी स्टोरेज पार्किंग वार्ड के मुख्य अस्पताल के बीच बनेगी। वहीं दूसरा शेड कैंसर वार्ड से डेंटल कॉलेज को जोड़ते हुए सुपर स्पेशलिटी विंग तक बनाया जाएगा। इसके अलावा पेइंग वार्ड में भी सेंट्रल और इमरजेंसी तक शेड बनाए जाएंगे। उपाध्यक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि शेड के नीचे की सड़क को ऐसा बनाया जाएगा कि उस पर ट्रॉली और स्ट्रेचर भी आसानी से चल पाए। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। शीघ्र निविदा निकालकर एजेंसी का चयन किया जाएगा। उम्मीद है कि गर्मी से पहले शेड का निर्माण करा लिया जाए। वर्तमान में ब्लड बैंक को व पुराने ट्रामा सेंटर के पास शेड का निर्माण किया है। बीपीएससी TR3 एग्जाम पेपर लीक का झारखंड कनेक्शन। बिहार के 5 लोग हजारीबाग से हिरासत में लिए गए। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा बीपीएससी TR3 एग्जाम के पेपर लीक मामले का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में हजारीबाग जिले के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को बिहार भेज दिया है। करीब 250 विद्यार्थियों को हजारीबाग जिले के अलग अलग थानों में रोक कर रखा गया था। बिहार में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की आशंका की वजह से यहाँ रोके गए 250 विद्यार्थियों को बिहार भेज दिया गया है। बरही थाना से 2 बसें, पदमा थाना से 1 बस, पेलावल थाना से 2 बसें और कटकमसांडी थाना से 1 बस जिसमें विद्यार्थी बिहार जा रहे थे को रोका गया था। सभी बसों को बिहार भेज दिया गया है। बिहार पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों से बारी बारी से पूछताछ की। 15 मार्च शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक पूछताछ की गई। अभ्यर्थियों के साथ मौजूद 5 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी लोग बिहार से आए थे। हजारीबाग में पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अभ्यर्थियों में अधिकतर नवादा, जहानाबाद, पटना जिलों के थे। इन अभ्यर्थियों को बिहार शरीफ, पटना और बेगूसराय परीक्षा देने जाना था। बिहार पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन करके इसकी रिपोर्ट पटना के वरीय अधिकारियों को देंगे। बता दें कि बीपीएससी TR3 की परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चली, लेकिन पुलिस की पूछताछ की वजह से उक्त सभी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। कोल्हन की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी झामुमो। जमशेदपुर में बोले सीएम चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झामुमो कोल्हन की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शिवभूम और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जीत को सुनिश्चित करने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा ने सोचा था कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज देने से झामुमो टूट जाएगा, लेकिन भाजपा को पता होना चाहिए कि झामुमो आंदोलन की उपज है, यह कभी टूटने वाला नहीं है। अब टूटने की बारी है तो भाजपा की। विगत विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने भाजपा को कोल्हन में 14 में से एक भी सीट पर काबिज नहीं होने दिया था। इस बार भाजपा को कोल्हन के सभी विधानसभा सीट के साथ साथ दोनों लोकसभा सीट से भी बेदखल कर दिया जाएगा।
राजधानी रांची में मच्छरों का प्रकोप, शाम होते ही बंद करने पड़ रहे खिड़की और दरवाजे। राजधानी के लोग मच्छरों के आतंक से परेशान हैं। हालात यह है कि शाम होते ही घर के खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ रहे हैं। घर में भी लोग चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। कोई मच्छर मारने वाला रैकेट लेकर घरों में घूम रहा तो कोई घरेलू उपाय करने में व्यस्त है। हल्की गर्मी बढ़ने के साथ मच्छरों की परेशानी बढ़ चली है। इधर नगर निगम की ओर से फॉगिंग नहीं करवाई जा रही। नगर निगम सिर्फ वीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग करवा रहा है। इधर मच्छर जनित बीमारी डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ गया है। कई लोग ठंड के साथ बुखार की समस्या से पीड़ित है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम बदलते ही मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बढ़ा देनी चाहिए। मलेरिया के लार्वा गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर और आसपास की साफ सफाई जरूरी है। वहीं डेंगू के मच्छर साफ पानी में जमा होते हैं, इसलिए घर में रखे कूलर, फ्रिज या अन्य पात्रों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। हालांकि डेंगू और मलेरिया के सामान्य लक्षण एक ही तरह के होते हैं, इसलिए आवश्यक जाँच जरूरी हो जाती है। राम विनोद सिन्हा को बेल, पूजा सिंघल के मामले पर फैसला 29 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाले में खूंटी के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही पूजा सिंघल के मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। राम विनोद सिन्हा और पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसी की अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि वह 585 दिन से जेल में बंद है। इतना सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि यह साधारण मामला नहीं है, उन पर गंभीर आरोप है, वह पिछले कई महीनों से अस्पताल में हैं, उन्हें और इंतजार करना होगा। इसके बाद न्यायालय ने ईडी को निर्देश दिया कि वह शपथ पत्र दायर कर इस बात की जानकारी दे कि पूजा सिंघल कितने दिनों तक जेल में रही है, कितने दिनों तक वह अंतरिम जमानत पर थी और कितने दिनों से रिम्स में है। इस निर्देश के साथ ही अदालत ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। कोयले की कालाबाजारी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इजहार अंसारी के खिलाफ ईडी का आरोप पत्र दायर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयले की कालाबाजारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हजारीबाग के व्यापारी इजहार अंसारी और उसकी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। ईडी ने इजहार के करीबी रिश्तेदार इश्तियाक अंसारी को भी आरोपी बनाया है। इजहार पर कोयले की कालाबाजारी से 71.32 करोड़ रुपए कमाने और उससे अर्जित धन से अचल संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया गया है। ईडी द्वारा पीएमएलए कोर्ट में दायर आरोप पत्र में कहा गया कि सीए सुमन कुमार के मोबाइल फोन से मिले ब्यौरे के आधार पर इजहार अंसारी को कोयले की कालाबाजारी करने और अफसरों को कमीशन देने की जानकारी मिली थी। मामले की जांच के दौरान रामगढ़ थाने में इजहार अंसारी के खिलाफ कोयले की कालाबाजारी के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज पाई गई है। इसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार द्वारा सस्ती दर पर उपलब्ध कराए गए कोयले को निर्धारित उद्योग के बदले कालाबाजारी के लिए बनारस मंडी में ले जाया जा रहा था। कोयले को मेसर्स ओम कोक में ले जाना था, लेकिन उसे बनारस मंडी में ले जाया जा रहा था। जांच के दौरान ट्रक को रास्ते में ही पकड़ लिया गया। ट्रक के पकड़े जाने के बाद इसके पीछे पीछे चल रहे कोयला व्यापारी फरार हो गए। ईडी ने इजहार अंसारी के खिलाफ रामगढ़ थाने में दर्ज प्राथमिकी को ईसीआर के रूप में दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की है। इसमें यह पाया गया कि इजहार अंसारी ने कुल 13 कंपनियां बना रखी है। इन कंपनियों को केंद्र द्वारा 2007 में लागू की गई नीति के तहत कोल लिंकेज दिया गया है। इजहार अंसारी ने इन 13 उद्योगों के आवंटित कोयले की कालाबाजारी की। कैबिनेट की बैठक में पहुंचे कांग्रेस कोटे के नाराज मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मनाया। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की कार्यशैली से उनके कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री के कामकाज का तरीका कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को रास नहीं आ रहा है। उनकी कार्यशैली से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम नाराज है। चारों मंत्री शनिवार को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार करने वाले थे। दरअसल शुक्रवार को मिथिलेश ठाकुर आलमगीर आलम के आवास पहुंचे थे। वहां वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश लेकर पहुंचे थे। उन्होंने इसके बाद सभी मंत्री मन मनोबल के बाद कैबिनेट में शामिल होने को तैयार हो गए थे। आज 3 कांग्रेस कोटे के मंत्री एक साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस कोटे के मंत्री बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को जमशेदपुर में सीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी हिस्सा लेना था, लेकिन वह नहीं आए। वहीं चाकुलिया में भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम नहीं पहुंचे थे। ऐसे में साफ पता चल रहा था कि कांग्रेस के मंत्री चंपई से नाराज हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।